Hello everyone, welcome to Avlokan IAS and we are continuing rapid revision series for UP PCS prelims 2025. सो लास्ट की जो वीडियोस हुई थी उनमें हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि मेजर कमेटीज़, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से देखो और उनको रिवाइज़ करो। आज की वीडियो में एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, यहाँ से आपके 1.33 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आपका, आई कैन अश्योर यू कि आप ये गेन करने वाले हो। हर साल इन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है और अगर हम इन अमेंडमेंट्स को एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म तैयार हो जाएगा और जो कि हमें दे के जाएगा 1.33 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहले तो मैं ये जानना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक फ्लेक्सिबल, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, यानी कि सिचुएशंस और जो ज़रूरतें होती हैं, हमारी जो सिचुएशंस एंड नेसेसिटीज़, इन दोनों के ही बेसिस पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टाइम पर अमेंड करते रहते हैं। उसमें चीज़ों को इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड, कुछ चीज़ों को ऐड कर देते हैं या फिर कुछ चीज़ों को हटा देते हैं। जो कि हमारे नए समाज की डिमांड होती हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि हमारे नए समाज की डिमांड नहीं होती हैं उन चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं अमेंडमेंट्स, नई चीज़ों को जोड़ना या फिर हटाना। यही हमारे बदलाव, जो हमारे संविधान में बदलाव हुए हैं, इन्हीं को ही हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें से हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो हमें क्या याद रखना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। हर एक अमेंडमेंट हमें नहीं पढ़ना है, हर एक अमेंडमेंट हमें वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना है। सो इसी मोटिव के साथ हम देखते हैं हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट। तो अब देखो, अब इनको याद करने का कुछ एक तरीका देखते हैं हम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 1950 में, जो अडॉप्ट होने के बाद जब इम्प्लीमेंट हुआ, इसको हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। इसको यहाँ पर लागू करने के बाद 1951 में ही, 1951 में ही हमें इसको पहला संशोधन करना पड़ा, पहला बदलाव यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ा और हमें इसमें ऐड करना पड़ा एक 9th शेड्यूल। तो हमें पता है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, देवर 8 इन नंबर्स, और अब हमें एक और शेड्यूल ऐड करना पड़ा, दैट इज़ 9th शेड्यूल। तो पहले ही संविधान संशोधन में हमें एक 9th शेड्यूल ऐड करना पड़ा। और साथ ही साथ इस शेड्यूल के अंतर्गत हमने क्या किया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रखना चाहते थे जिन पर कि जुडिशरी इंटरफियर ना करे, ऐसी चीज़ों को हमने, ऐसे सब्जेक्ट्स को जहाँ पर एक टसल होती थी जुडिशरी और यहाँ पर जो हमारी लेजिस्लेचर है उन दोनों के बीच में, इन सारे टॉपिक्स को हमने किस में इंक्लूड कर दिया, 9th शेड्यूल में। तो इससे क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स को शील्ड किया गया और रिजर्वेशंस को इनेबल किया गया। तो इसका सिग्निफिकेंस यही था। और इसी हमने अमेंडमेंट में देखा, देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के राइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो इस तरीके से ये हमारा जो अमेंडमेंट था, हमें इसमें याद रखना है कि हमारा जो पहला संविधान संशोधन था इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और बेसिकली कई बार जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको जो गवर्नमेंट एक्विजिशन करना चाहती थी, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जिनको यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने इस संविधान संशोधन को लाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट के बाद, अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल हैं। तो अभी हमने देखा कि पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, इसमें ऐड किया गया था 9th शेड्यूल। तो यहीं पर ही हम देख लेते हैं कि हमारा 10th, 11th और 12th शेड्यूल कब ऐड हुए। तो इसको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो 1951 में हमने देखा कि हमारा 9th शेड्यूल ऐड हुआ। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा 10th शेड्यूल था, विच वॉज यहाँ पर 52nd अमेंडमेंट। तो पहला अमेंडमेंट जो था दैट वॉज 9th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट वॉज द 10th शेड्यूल। अब ये 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड था ये भी हम देखेंगे। तो 1985 में, 1951 के बाद 1985 में हमारा 10th शेड्यूल हमें मिला, जो कि था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा लॉ बनाया गया जिसमें कि होता क्या था कि एक प्रॉब्लम आती थी कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते थे जो कि चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को बदल लेते थे। अब इससे जो चुनी हुई जो गवर्नमेंट होती थी या फिर जो इन पावर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, या फिर जो पावर में नहीं होती थी उनके जो लीडर्स जीत जाते थे, फिर वो किसी चुनी हुई सरकार के साथ में हाथ मिला लेते थे और पार्टी चेंज कर लेते थे। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिफेक्शन। तो इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। और कब लाया गया था, इन 10th शेड्यूल। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें आया था 9th शेड्यूल। फिर हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें आया हमारा 10th शेड्यूल इन 1985। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा 73rd अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब होगा, 1992 में।
और 1992 में ही हमारा होगा 74th अमेंडमेंट, और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पर डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया गया 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया गया यानी कि लोकल बॉडीज़ थी, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल बॉडीज़। अब लोकल बॉडीज़ जो यहाँ पर पंचायत से रिलेटेड थी, जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया पंचायत को एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, इनको ऐड किया गया 11th शेड्यूल में। तो 11th शेड्यूल में यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर 92nd जो 1992 में 74th अमेंडमेंट था, इट रिकॉग्नाइज अर्बन लोकल बॉडीज़। तो यहाँ पर रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, इनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया अंडर अमेंडमेंट एक्ट जो 73rd एंड 74th है। तो यहाँ पर 12th शेड्यूल ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट में, और यहाँ पर 11th शेड्यूल ऐड किया गया 73rd में। तो अभी तक हमने देखे हमारे 4 अमेंडमेंट, और इन चारों में हमने देखे कि 4 शेड्यूल ऐड किए गए। फर्स्ट वाज 1951 जिसमें 9 शेड्यूल ऐड हुआ, फिर हमारा 52nd था जिसमें 10th शेड्यूल ऐड हुआ इन 1985, फिर 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 11th शेड्यूल, और 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, इनको सबको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो यहाँ पर ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोल सकते हैं, ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड की अंडर दीज अमेंडमेंट्स। अब चलिए वापस चलते हैं, हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल के बाद में जो हमारे शेड्यूल थे उनको देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल था उसको हमने देखा था। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट शेड्यूल होने वाला है दैट इज़ शेड्यूल, जो हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी द अमेंडमेंट नंबर 7। तो 1956 में 7th अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप कहोगे कि 1 to 6 जो बचे हुए बीच के हैं 5 अमेंडमेंट, इनका क्या? तो यहाँ पर इन अमेंडमेंट्स को हमें याद नहीं रखना है क्योंकि वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं अमेंडमेंट्स, उनको ये हमें याद रखना है। तो 1956 में 7th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें क्या किया गया, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। ये बात हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से देखें जाके, तो उनको डिटेल में समझ में आएगा। पहले होता क्या था कि हमने जो हमारे स्टेट्स थे उनको पार्ट A, B, C में डिवाइड किया हुआ था, और इस अमेंडमेंट में हमने इन पार्ट्स को एबॉलिश कर दिया, और हमने रीऑर्गेनाइज किया स्टेट्स को। तो इसमें कई सारे हमने स्टेट्स को ऐड किया था। तो हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे करके केरला हो गया, इन सारे स्टेट्स को हमने रीऑर्गेनाइज करके यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया था, और रिकॉग्नाइज करके उनको इंक्लूड किया गया एज अ न्यू स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर था इसको मॉडर्नाइज किया गया इन दिस अमेंडमेंट, तो ये हमें याद रखना है। सो इस तरीके से हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इन 1956, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि 9th हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 9th अमेंडमेंट, अगेन दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा जिसमें हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टसल, एक फाइट देखी, ठीक है। सो 9th शेड्यूल कैन बी क्वेश्चन दिस ईयर। तो 1960 में 9th शेड्यूल आया था जिसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान वाला रीजन, जो कि आज एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, जो कि हमने ही बनाया है बांग्लादेश, तो इस वाले रीजन को हमने कुछ टेरिटरीज एडजस्ट की थी। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट थे हमारी कुछ टेरिटरीज के बीच में। वेरूबरी यूनियन करके एक टेरिटरी थी, एक एरिया था, जिसको हमने पाकिस्तान को दिया था, और पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश वाला रीजन है, वहाँ से हमने कुछ इनक्लेव्स को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया था। तो क्योंकि अब हम कुछ अपनी टेरिटरी को सिसीड कर रहे थे, यानी कि किसी दूसरी कंट्री को, फॉरेन कंट्री को दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट आया अंडर अमेंडमेंट 9th और ईयर 1960। तो 1960 में ये एडजस्टमेंट किए गए टेरिटरीज के टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद ईस्टर्न पाकिस्तान वाले रीजन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर टेरिटोरियल चेंजेस अलाउ कर दिए गए इस वाले अमेंडमेंट में। फिर हम देखते हैं 1961 में 10th अमेंडमेंट हमारा। तो 10th अमेंडमेंट 1961 ने क्या किया कि दादरा एंड नागर हवेली को क्या किया, एज ए यूनियन टेरिटरी इंक्लूड किया, इनकॉर्पोरेट किया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, इंडिया में इंक्लूड किया जा रहा है अंडर 10th अमेंडमेंट। अब देखो, ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किनको ज़्यादा याद रखना है, मैंने बताया 1st, 7th, 9th, फिर 52nd, फिर 73rd, 74। अभी हम और भी देखते हैं। अब गोवा, दमन एंड दीव को ऐड किया गया एज यूनियन टेरिटरी एंड 12th अमेंडमेंट। फिर 13th अमेंडमेंट आया जिसमें नागालैंड बना, और आर्टिकल 371A ऐड किया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया नागालैंड को। फिर 14th अमेंडमेंट आया जिसने पौंडीचेरी को ऐड किया एज ए यूनियन टेरिटरी। फिर यहाँ पर इलेक्शन पिटीशन की पावर दी गई हाई कोर्ट को, तो इसको आप याद रख सकते हो अंडर 19th अमेंडमेंट इन 1966।
गवर्नर जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं इनको इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी पावर्स यहाँ पर दी गई। तो इससे क्या हुआ कि जुडिशियल को जो हमारी जुडिशरी है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हुई और इलेक्शन के ऊपर भी ओवरसाइट ये लोग कर सकते थे जो हमारी जुडिशरी है वो। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा 19th अमेंडमेंट था, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा 21st अमेंडमेंट है 1967, इससे सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया, जो कि हमारा 8th शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। तो ये भी याद रखना है कि देयर आर 22 लैंग्वेजेस जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर जो हमारा शेड्यूल 8 है इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, टू प्रमोट दीज लैंग्वेजेस। तो 21st अमेंडमेंट था जिसमें हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया था। रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द अदर अमेंडमेंट। 1st, 7th, 9th ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेटिवली ये जो टेरिटरीज इंक्लूड हुई हैं ये कम इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको इन पे भी एक नज़र रखनी है क्योंकि कई बार जो ऑफ टॉपिक होते हैं वहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है। फिर 1971 में एक अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट 24, जिसमें पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दी गई। तो यहाँ पर बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की। ये बात किस में बोली गई? 24th अमेंडमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और ईयर है 1971। देखो 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट, 1956 7th अमेंडमेंट, 1960 9th अमेंडमेंट, ये तीनों याद रखने हैं। और इसके बाद आपको आ जाना है 1971 24th अमेंडमेंट। ठीक है, और 1966 19th अमेंडमेंट। ये कुछ अमेंडमेंट हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, अपनी टेबल पर आप स्टिक करो, इनको रटो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो मल्टीपल टाइम्स और यहाँ से आपका 1.33 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, 1971 में 24th अमेंडमेंट आता है। इस अमेंडमेंट में पार्लियामेंट के पास पावर दे दी जाती है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकता है। फिर 1973 में, अभी हम बताएंगे यहाँ पर, फिर आप देखो कि 1971 में ही 25th अमेंडमेंट आता है जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपनसेशन फर्दर लिमिटेड। तो जो प्रॉपर्टी राइट्स थे इनको फिर से लिमिट कर दिया गया और लैंड रिफॉर्म्स को अलाउ कर दिया गया, लिमिटेड कंपनसेशन यहाँ पर दिया गया। ऑल दो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हो, बट आपको 1st, 7th, 9th, 19th एंड 24th ये बिल्कुल भी भूलने नहीं है। अब हम देखते हैं कि 1971 में हमने देखा कि पार्लियामेंट ने खुद को ऐसी पावर दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को। 1973 में यहाँ पर एक केस होता है जिसमें किसको बोलते हैं, केशवानंद भारती केस। तो जो केशवानंद भारती केस था उसमें यहाँ पर 1973 में डिसाइड हुआ कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के पास सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की नहीं है और यहीं पर ही एक डॉक्ट्रिन पैदा हुआ जिसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है अनटिल एंड अनलेस ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है इसको अमेंड नहीं किया जा रहा है। तो जो जिन चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक बनाती हैं, बेसिस बनाती हैं, उन चीज़ों को अमेंड नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा भी, और उसके अलावा पार्लियामेंट कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है। तो दैट मीन्स विदाउट डिसरप्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। ये किस में डिसाइड हुआ? पार्लियामेंट। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। और किस में डिसाइड किया गया? केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, अब इसके अलावा अब ये 26 है जिसमें प्राइवेट पर्स को अबॉलिश कर दिया गया और फॉर्मर रूलर्स जो थे इनके प्रिविलेजेस को भी ख़त्म कर दिया गया, रॉयल एंटाइटलमेंट ख़त्म कर दिया गया 1971 में 26th अमेंडमेंट में, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। फिर 1972 में 31st अमेंडमेंट आता है जिसने लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 525 टू इंक्रीज़ कर दी 545। तो ये याद रखना है आपको कि 31st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, लोकसभा की सीटों को बढ़ा के 525 से 545 कर दिया गया। पॉलिटिकल यहाँ पर पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। फिर 31st अमेंडमेंट में सिक्किम को यहाँ पर एक एन एसोसिएट स्टेट बनाया गया। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल स्टेप था सिक्किम के लिए और सिक्किम को फुल स्टेट बना दिया गया अंडर 36th अमेंडमेंट 1975। तो इनको आप ये देख सकते हो कि सिक्किम फुल स्टेट कौन से अमेंडमेंट में बना था, इन अमेंडमेंट 36 1975। ये आपको देख के जाना है बस। ठीक है, तो आपको 31st अमेंडमेंट याद रखना है और 36th अमेंडमेंट याद रखना है। फिर आते हैं 76, तो ईयर 76 है और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है 48। इसमें क्या हुआ, एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू फिक्स टेरिटोरियल वाटर्स मैरीटाइम जोन्स। तो टेरिटोरियल वाटर को फिक्स करने के लिए, मैरीटाइम जोन्स को यहाँ पर फिक्स करने के लिए एक अमेंडमेंट होता है 40th अमेंडमेंट 1970। ग्रेटर कंट्रोल ओवर बाउंड्रीज, तो अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है अगर हम और जो अमेंडमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में देखें और क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं, बट
आपको याद रखना है, क्योंकि और सारे जो अमेंडमेंट्स हैं उनको ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। तो जो आयोग है, जो UPPCS है, ये बियॉन्ड जा सकता है। जो ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल अमेंडमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं उनके बियॉन्ड जाके कुछ ऐसे लेस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को भी यहाँ पर क्वेश्चन में डाला जा सकता है, तो आपको इसलिए ये याद रखने हैं। फिर आ जाते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 1976 का 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट में हमने बहुत सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए। आर्टिकल 51A ऐड किया गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। DPSPs में कुछ DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए। सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया गया और ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, वैल्यूज़ को ऐड किया गया। ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कब हो रही है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। आप चाहो तो इसको गूगल कर लो, चाहे आपने जो अपनी बेसिक बुक्स पढ़ी हैं वहाँ से जाके इसको पढ़ लो डिटेल में एक बार। ये वाला अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1976 में, फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट होता है। 44 में क्या किया गया, यहाँ पर रिस्टोर की गई आर्टिकल्स लिमिटिंग इमरजेंसी पावर्स। तो इमरजेंसी पावर्स को लिमिट किया गया यहाँ पर, और पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया। इसमें आर्बिट्रेरी इमरजेंसी को यहाँ पर सेफगार्ड किया गया। तो पहले जो इमरजेंसी के प्रोविजंस थे उनमें कुछ चेंजेस लाए गए अंडर दिस अमेंडमेंट 44th इन 1978। तो इस अमेंडमेंट को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 42nd एंड 44th। फिर हम देखते हैं कि 52nd अमेंडमेंट, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इन 1985, जिसमें हमने एक 10th शेड्यूल ऐड किया है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। इसने पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोका, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारा आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा अमेंडमेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार तो नहीं बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर से पूछा जा सकता है, और मैच द फॉलोइंग में भी इसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ओरिजिनली हमारी एज कितनी डिसाइड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि 21 ईयर्स से एबव या 21 से एबव वाले जो लोग थे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर में यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे और वोट दे सकते थे। बट इसी एज को घटाकर कितना कर दिया गया, 18। तो 18 से ज़्यादा वाले एज वाले कोई भी यूनिवर्सल है, कोई भी एडल्ट फ्रेंचाइज के सिस्टम के अंडर में क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उनका अपना एक वोट होगा। ठीक है, अमेंडमेंट नंबर है 61 और यहाँ पर रिड्यूस की गई है वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो ये याद रखना है, ईयर है 1989। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईयर है 1990, जिसमें क्या किया गया, क्रिएटेड नेशनल SC/ST कमीशन। अब देखो 1990 में 65th यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ये बनाई गई। अब यहाँ पर एक तीसरी कमीशन भी चाहिए थी, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड जो कास्ट थी उनके लिए। तो OBCs के लिए यहाँ पर एक अलग कमीशन चाहिए थी। तो 65 में तो हमारे पास 2 ही कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST, बट OBCs के लिए यहाँ पर कोई भी कमीशन नहीं है। तो अब आप देखोगे कि 65 आपको याद रखना है, और 65 के साथ में ही आपको याद रखना है 95th अमेंडमेंट, इसके साथ में ही आपको यहाँ पर जो हमारा अमेंडमेंट है जो कि आपको याद रखना है 102। तो यहाँ पर 102 अमेंडमेंट नंबर याद रखना है, जिसमें क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक नेशनल कमीशन बनाई गई। तो आपको 2 अमेंडमेंट एक साथ याद रखने हैं, 102 और 65, 102 और 65। और जो हमारे शेड्यूल थे उनके लिए हमें कौन कौन सा याद रखना है, शेड्यूल जो हमारा अमेंडमेंट फर्स्ट था, अमेंडमेंट 52, अमेंडमेंट 73, अमेंडमेंट 74, यहाँ पर हमारे क्या किए गए, 4 शेड्यूल ऐड किए गए। 65 में क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST ऐड किया गया, और यहाँ पर 102 में क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं 69th अमेंडमेंट, ऑल्दो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिल्ली को क्या डिक्लेयर किया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, और लेजिस्लेचर यहाँ पर बनाई गई, दिल्ली में एक लेजिस्लेचर बनाई गई, यानी कि विधानसभा बनाई गई दिल्ली में। फिर 71st अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसमें क्या किया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेजेस को शेड्यूल 8 में ऐड किया गया, लिंग्विस्टिक इंक्लूजन किया गया। जो हमारी 22 लैंग्वेजेस आ जाएँ, ये धीरे धीरे करके इंक्लूड करके इनका नंबर 22 किया गया, ओरिजिनली ये 22 नंबर नहीं थे। ठीक है, तो कई सारी लैंग्वेजेस इसमें बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई हैं। तो दिस वाज वन सच अमेंडमेंट, तो ये आपको याद रखना है। 65th अमेंडमेंट याद रखना है, 61 याद रखना है, जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया, 52nd याद रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ, 44th याद रखना है, इमरजेंसी पावर्स को लिमिट किया गया कि इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जा सकती है।
42nd याद रखना है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, 40th याद रखना है जिसमें पार्लियामेंट ने अपनी टेरिटोरियल वाटर मैरीटाइम जोन्स को फिक्स किया था। अब आ जाते हैं हमारे 73rd और 74 जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 2002, ईयर इज 2002, अमेंडमेंट इज 86th अमेंडमेंट में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट बना दी गई, क्योंकि इसको क्या किस में ऐड कर दिया गया, मौलिक अधिकार में। तो यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया, यानी कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल है उसके लिए मैंडेटरी हो गया, उसका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हो गया कि उसको अब शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो कभी भी अपनी डिमांड कर सकता है कि उसे स्कूल जाने का हक मिले। तो यहाँ पर ये ऐड किया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यहाँ पर 86th ईयर 2002। इसके बाद यहाँ पर सर्विस टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया प्रोविजन 88th अमेंडमेंट में, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट। 88th अमेंडमेंट यू कैन स्किप इट। फिर 92nd अमेंडमेंट जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। अभी हमने पीछे देखा था कि कई सारी लैंग्वेजेस ऐड की गई थी अंडर अमेंडमेंट 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। और यहाँ पर जो हमारा 92nd अमेंडमेंट है इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड किया गया। फिर से लिंग्विस्टिक इंक्लूजन किया गया और सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, यहाँ पर बचाने के लिए इन लैंग्वेजेस को इस 8th शेड्यूल में स्टेटस दिया गया। फिर यहाँ पर 95th अमेंडमेंट होता है जो कि मैंने बताया नहीं अभी तक। 2009 में 95th अमेंडमेंट होता है। इसने क्या किया, SC/ST जो रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया एंड एंग्लो इंडियन जो हमारे रिजर्वेशन जो था उसको 2020 तक क्या किया, इसको भी एक्सपेंड कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर दिया फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन था इसको कंटिन्यू किया गया इन अमेंडमेंट 95th, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप इट। फिर 2011 में 97th अमेंडमेंट होता है जिसने रिकॉग्नाइज किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया गया। इसमें कोऑपरेटिव्स एम्पावर हुए कब, 97th अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर 100th, तो यहाँ पर 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें हमने एग्रीमेंट किया था बांग्लादेश के साथ में। अगेन कुछ बाउंड्री अमेंडमेंट्स किए गए, तो लैंड एग्रीमेंट हुए, कुछ रिजॉल्व किए गए इंटरनेशनल बाउंड्री इशूज़ को, और यहाँ पर भी कुछ एरियाज़ को सेसीड किया गया, कुछ को इंक्लूड किया गया अंडर अमेंडमेंट 100th। तो 100th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, इंडिया बांग्लादेश लैंड एग्रीमेंट से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो 101 अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है। तो 101 अमेंडमेंट क्यों हुआ, तो 2016 में हुआ था और किससे रिलेटेड था, इट वाज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। तो यूनिवर्सल एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किया गया जो कि एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था बाय द गवर्नमेंट। तो 2016 में ये किया गया था। फिर 2018 में 102nd, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको दिया गया था। फिर 2019 में 103rd अमेंडमेंट जिसमें क्या किया गया, 10% कोटा को इंक्लूड किया गया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 103rd, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये अमेंडमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो 100 के बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं और जो रिसेंट हैं ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे के जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब ये वाले अमेंडमेंट्स कंफ्यूज भी करते हैं और इनको बार बार पूछा जाता है। तो 2020 में यहाँ पर 104th अमेंडमेंट आया जिसमें SC/ST का जो रिजर्वेशन था उसको अगेन एक्सटेंड कर दिया गया 20 सालों के लिए, और एंग्लो जो इसको 2030 तक या 2040 तक आई थिंक इसको एक्सपेंड किया गया। एक बार आप ईयर इसकी देख लेना SC/ST रिजर्वेशन को। और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था इसको एंड कर दिया गया, यानी कि एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था इन पार्लियामेंट एंड इन स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो कि पार्लियामेंट में 2 और स्टेट लेजिस्लेचर्स में 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से पर्सन को नॉमिनेट किया जाता था। ये जो प्रोविजन था इसको इंक्लूड एंड कर दिया गया अंडर अमेंडमेंट 104। तो ये इंपॉर्टेंट है। 105 2021 105th अमेंडमेंट क्या कहता है, इट रिस्टोर्ड स्टेट्स पावर ओवर OBC लिस्ट। तो OBC लिस्ट के ऊपर स्टेट की पावर को रिस्टोर कर दिया गया कि यानी कि स्टेट के पास पावर है OBCs को इंक्लूड करना, OBCs को आइडेंटिफाई करना और उनकी एक लिस्ट तैयार करने की पावर किसके पास रिस्टोर कर दी गई, स्टेट के पास में। तो इसने स्टेट्स को एम्पावर किया और OBC रिजर्वेशन के लिए स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर आ गई कि अगर OBCs को
रिजर्वेशन यहाँ पर मिल रहा है, तो कौन सी जातियाँ होंगी जो ओबीसीज में काउंट की जाएंगी, इसको आइडेंटिफाई करने का काम किसको दे दिया गया, इसकी पावर किसको दे दी गई, स्टेट्स को। फिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट आ जाता है 106 अमेंडमेंट 2023। तो इसने क्या किया, रिजर्व किया पार्लियामेंट में 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। तो 1/3, तो यानी कि जो 33% ऑफ सीट्स होंगी वो किसके पास में जाएंगी, वुमेन के पास में, जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगी या फिर स्टेट असेंबलीज में, जिससे जेंडर इंक्लूजन होगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा पार्लियामेंट में, जो कि अभी काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 14 to 15% ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट हमें देखने को मिलता है, जिसको कि हम इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि वुमेन की एक पॉपुलेशन दे कॉन्स्टिट्यूट 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में रिलेटिवली बहुत ही कम है। तो इसलिए उनको और ज़्यादा जेंडर इंक्लूजन करने के लिए हमने क्या किया, इस बिल को लाए हैं, इस अमेंडमेंट को लाए हैं। एक अमेंडमेंट है 106 2023। अब आपको बताना है कि ये जो अमेंडमेंट है 106, इस अमेंडमेंट को लाने के लिए बिल नंबर कौन सा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा बिल यहाँ पर पब्लिश किया गया था, कौन से बिल को पेश किया गया था, कौन से नंबर का बिल था जो पेश किया गया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये अमेंडमेंट आया था, जिसको हम 106 अमेंडमेंट बोलते हैं। तो आपको बिल का नंबर बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो अमेंडमेंट बिल बताना है आपको, और ये है अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक्ट हो चुका है। एक्ट होता है जब हम कंसेंट लेते हैं किसका, हमारे प्रेसिडेंट का, तो ये एक्ट बन जाता है कोई भी बिल। तो जब जो बिल है वो आपको कमेंट में बताना है सभी को ही, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैंने आपसे कमेंट में पूछा है। तो ये हमें सारे अमेंडमेंट्स हमने देखे, ये सारे ही अमेंडमेंट्स हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिनको मैंने स्टार मार्क किया है आप उनको स्टार मार्क कर लेना। आप इनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनकी कॉपी ले सकते हो, हमसे ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमसे कांटेक्ट करो, ये लिस्ट आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो और इनको अपने नोट्स को पेस्ट कर लो अपनी टेबल के ऊपर, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स में इंक्लूड करो, इसको रिवाइज करो। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे जल्दी ही, जो कि हमारा अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और जो मैंने आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर करना। थैंक यू।